हेलो दोस्तों, वेदा क्लासेस नंबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि आपका कक्षा 10वीं का मैथ होता है और अनसॉल्व पेपर हम हल करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि ये हमारा अनसॉल्व पेपर होने वाला है अग्रवाल का, जो कि हम सेट को 2025 वाले सेट को हम सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ये अनसॉल्व पेपर 2025 वाला है। सेट नंबर 1 की बात करते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना कि ये है हमारा बीवी। यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। इस सेट को हम पहले बता देते हैं कि पहले बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अति लघु वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लघु वाला सॉल्व करेंगे। तो एक एक चीजें को यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी हम बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे उसका केवल टिक ही नहीं करते हुए चलेंगे, बल्कि उसका हम विस्तार से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से उस चीज को हम सॉल्व करते हैं। अगर वही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या की बात कर रहा है, परिमेय संख्या और कह रहा है कि अपरिमेय संख्या। अब आपको यहां पर यह जानना होगा कि परिमेय संख्या कौन सा ऐसा हमारा नंबर होता है और अपरिमेय संख्या कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसको हम ऐड करें तो हमारा क्या बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पर परिमेय संख्या हम मान लेते हैं कि हमारे पास परिमेय संख्या होता है 2। भाई 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। बट एक कंडीशन और भी होता है कि ये जो q होता है ना, q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q की बात करते हैं तो ये हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो वैसे यहां पर हम देखेंगे कि जो 2 होगा हमारा, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिख सकते हैं 2/1, एक हमारा 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये q है, q 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो p और q होता है ना, उसका जो HCF होना चाहिए वो सदैव 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर 2 और 1, 2 1 है 2/1। अगर 2 को हम फैक्टराइजेशन करें तो बोलेंगे सर लिख सकते हैं हम 2 गुना में कितना 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 ही लिख सकते हैं। अगर इसका हम HCF निकालें तो बोलेंगे सर HCF कितना होगा, यहां से 1 हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी कि 1 ही होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें किस चीज का, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हुआ हमारा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो कि रूट के अंदर से हमारी वैल्यू नहीं निकलती है। जैसे सर मैं बात करता हूं यहाँ पर √2 को ही ले लेता हूं, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा पूरा, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा, तब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 यहाँ पर और √2 है, इसका अगर हम योग करेंगे ना तो सदैव क्या होगा आपका, वही चीज आपको बताना है। तो ये परिमेय हुआ, ये अपरिमेय हुआ, तो सदैव ये यही चीज आएगा, यानी कि 2 प्लस में √2 ही आएगा। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 माइनस में √2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब हम उस चीज का योग करते हैं तब भी हमारा अपरिमेय संख्या आता है, और जब हम उस चीज को डिफरेंट करते हैं यानी कि अंतर करते हैं तब भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे ये, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि अपरिमेय संख्या। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 156 का अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन कर देना होगा। अब आपको यहां पर यह देखना होगा कि यह नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है,
वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यानी कि यहां पर इसकी हम बात करेंगे तो होगा हमारा क्या, 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद में 2 से कैंसिल करेंगे 2 तियां 6, फिर 2 9 18, ये किससे कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा हमारा 3 से, यानी कि 3 से। भाई 3 से कैंसिल करेंगे कितना होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कैंसिल कर देंगे, 13 एकम क्या होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो क्या करना होगा, बेसिकली आपका जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, यही चीज होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या होगा भाई, 2 गुणा में कितना, 2 गुणा में 3 गुणा में 13। इस चीज को हमें सही रूप में लिख देना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार लिखा गया है, तो बोलेंगे सर 2 बार, तो 2 की घात कितना होगा, 2 होगा, गुणा में कितना होगा, 3 होगा, उसके बाद में गुणा में 13 होगा। ये जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x + 5y डिवाइडेड बाई 3x - 5y इज इक्वल टू 7/3 हो तो x रेशियो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस चीज को, दिया गया है 3x + 5y डिवाइडेड बाई 3x माइनस में 5y बराबर में 7/3। तो आपसे पूछ रहा है कि x रेशियो y का वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि x डिवाइडेड बाई y, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। अब आपको इस चीज को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको x रेशियो y का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, 3 का गुना इसमें कर देंगे क्या होगा, 9x प्लस में 3 बचे कितना होगा, 15 होगा, 15y बराबर में इसमें गुना करेंगे कितना होगा, 21x माइनस में 7 बचे कितना होगा, 35 होगा y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को x की तरफ ले लेंगे और y को y की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 9x है, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में होगा, माइनस में 21x बराबर में उधर दिया गया हमारे पास माइनस में 35y, ये प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में 15y। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 21 में से जब 9 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, माइनस में कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, बड़ा है। जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12x, उसके बाद में बराबर में कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, माइनस में है। तो 5 5 कितना होगा, 10 होगा, 3 1 4 1 5, यानी कि 50y, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का, यानी कि माइनस में 50। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। भाई कैसे होगा सॉल्व, आपको x और y रेशियो निकालना है, यानी कि x से डिवाइडेड बाई y। तो क्या करेंगे, यहाँ से x बटे में y कर लेते हैं, बराबर में क्या होगा, माइनस में 50 दिया गया है, ये इधर माइनस 12 है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, गुना में दिया गया था तो माइनस में 12 डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे इसको कितना होगा, 2 से कैंसिल करो 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 6 12। यानी कि यहाँ से अगर रेशियो की बात करते हैं तो x से रेशियो y बराबर में क्या होगा, 25 से रेशियो 6, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से रेशियो 6, जो कि ऑप्शन हम 3 की बात करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपका समीकरण दिया गया है, समीकरण, और समीकरण कितना है, 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 बराबर में 0। तो आपसे यहां पर पूछ रहा है कि विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चीज को सॉल्व करना होगा। कितना होगा, 3 त्रिका 9x² माइनस में 3 दूना 6x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 बराबर में 0। अब 3 इसमें डिवाइड में है, उधर जाएगा किस में होगा, मल्टीपल में होगा। तो 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर में कितना होगा, 3 का 0 में गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा। चूंकि हमें विविक्तिकर चाहिए तो दोस्तों विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है d बराबर में b² - 4ac। आइए देखते हैं।
भाई उसके लिए हमें ए बी सी चाहिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा ए कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए बराबर में कितना है 9 है, बी बराबर कितना होगा एक्स का गुणांक माइनस में 6, सी बराबर कितना होगा आपको अचर पद बताना है यानी कि 1 होगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए विविक्त कर, तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्त कर, विविक्त कर या इसी को बोलते हैं विवेचक, विवेचक। ये d बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब d बराबर में ध्यान से देखेंगे b का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस में 6 दिया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू में a का वैल्यू कितना दिया गया है, बोलेंगे सर 9 है, और c का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 1 है। इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना हमारा 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो होगा हमारा 36, माइनस में इसका गुना करेंगे कितना होगा 4 9 36, यानी कि d का मान कितना आया, तो d का मान आ गया हमारा 0। हम कह सकते हैं विविक्तकर का मान कितना आया है भाई 0 आया है, जो कि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। आइए इससे कुछ रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कुछ नोट करके लिखेंगे। नोट फर्स्ट नंबर, यदि समीकरण देने के बाद बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये मान लो कि 0 से बड़ा है, तब क्या होगा हमारे लिए। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बराबर 0 होगा तब क्या होगा। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये चीज मान लो 0 से क्या है छोटा है, तब हमारा क्या होगा। तो ध्यान से देखना, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्त कर 0 से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, यहां पर मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे दोस्तों, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और अगर यहीं पर इसकी बात करते हैं तो ये बराबर है, तो बराबर है तो इस चीज को हम बोलेंगे मूल, मूल क्या होंगे बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर या इसी को बोलते हैं समान, बराबर या समान होंगे। उसके बाद में हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, यानी कि 0 से क्या है हमारा 0 से छोटा है। जब छोटा होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम नंबर लाइन खींचें तो हमारा क्या होता है 0, इधर होती है माइनस में 1 माइनस में 2 डट डट डट, ऐसे इधर होता है 1 ऐसे 2 होता है, उधर बढ़ता हुआ गिनती जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से बाएं तरफ हमारी संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और दाएं तरफ क्या होती हैं वो धनात्मक होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से क्या होगा 0 से हमारा छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पर मूल क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, मूल क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे। या इसी चीज को ऋणात्मक को यहाँ पर बोलेंगे काल्पनिक, क्या बोलेंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमने सीख लिया, इसके साथ साथ इसको भी हमने सीख लिया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी कि समांतर माध्य वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं भाई 5 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है, फिर बारंबारता दिया गया है, उसके बाद में सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ठीक है, और उधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ पर जो चीजें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है वर्ग अंतराल 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये इतना दिया गया है। और जो बारंबारता दिया गया है वो दिया गया है हमारा 2, 4, 7, 3, फिर 4 है। यहां से हमें समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना है, तो आपको बेसिकली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य बार यक्स बराबर में सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये चीज होता है हमारा समांतर माध्य। वैसे तो हमारा समांतर माध्य का यहाँ पर 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हमारा होता है कल्पित माध्य विधि, तीसरा हमारा क्या होता है पग विचलन विधि। लेकिन हमें यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है, क्योंकि बेसिकली ये 1 नंबर में है, बहुविकल्पीय में है, तो मैं सबसे छोटा वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, यानी कि प्रत्यक्ष विधि का ही यूज करूंगा।
अगर यही चीज हमारा बढ़ जाता, कोई मान लो 4 नंबर में होता, 6 नंबर में होता, तब हम पग विचलन विधि लगा सकते थे, ठीक, कल्पित माध्य विधि लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें 1 नंबर की जरूरत है, 1 नंबर की जरूरत है, तो क्या करेंगे, यही वाला हम फॉर्मूला यूज करके लगाएंगे। अब बेसिकली आपको ये देखना होगा, ये जो बारंबारता होता है ना, बारंबारता, वो हमारा क्या होता है, एफ होता है। अब यहाँ पर एफ तो दिया गया है, सिग्मा मतलब होता है योग, क्या होता है, योग, यानी कि ये जो बारंबारता दिया गया है इसका हमें योग करना है, टोटल करना है, तो आएगा हमारा सिग्मा एफ। यहाँ पर एक साथ साथ ये भी दिया गया है एक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स क्या है। तो दोस्तों एक्स जो है ना, एक्स हमारा मध्यमान होता है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं भाई। इसके लिए आपको एक कॉलम और बनाना होगा, यहाँ पर हमने बना लिया। एक कॉलम बनाने के बाद ये जो होगा ना हमारा, ये चीज, ये होता है हमारा मध्यमान। मध्यमान को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मध्यमान कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। आपको ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इन दोनों को ऊपरी सीमा हो चाहे निचली सीमा हो, इनका हम योग करेंगे, उसके बाद में उस चीज का आधा कर देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, तब हमें मध्यमान मिलेगा। यानी कि 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, और 6 का आधा करेंगे कितना होगा, 3 होगा। वैसे 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। ऐसे ऐसे लिखते हुए जाएंगे। लेकिन आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखना है कि कैसे जो है हम इस श्रृंखला को पूरी कर सकते हैं। जैसे ये तो दिया गया है, मान लो यही नंबर आपको बड़ा बड़ा दे दिया गया होगा, तो आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर आधा करेंगे, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा कि डिफरेंट कितने का है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो डिफरेंट है ना वो कितना का है, 4 - 2 करेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, इसी में 2 2 2 ऐड करते हुए चला जाना है बस। जैसे 3 में 2 ऐड किया हमने कितना हुआ, 5 हुआ। 5 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 7 होगा। 7 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 9 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 11 होगा। ये चीज बना हमारा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f इंटू में x। भाई सिग्मा f इंटू x है ना, यानी कि f और x का क्या गुणा चाहिए, क्योंकि हमें x ही मालूम है, f ही मालूम है, अभी fx नहीं मालूम है। तो fx निकालने के लिए हमें एक कॉलम और बनाना होगा, तो यहां पर बना लेते हैं भाई। और यहां क्या लिख देते हैं, f इंटू में x। f इंटू एक्स कैसे निकलेगा, बेसिकली आपको इसमें गुना कर देना होगा। तो 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। 4 पंची कितना होगा, 20 होगा। 7 7 कितना होगा, 49 यानी कि 49 होगा। 3 9 कितना होगा, 27 27 होगा। 11 चौक कितना होगा, 44 होगा। भाई फॉर्मूला तो ये कह रहा है ना, सिग्मा f इंटू एक्स, यानी कि f x का हमें योग चाहिए। तो इस चीज को हम ऐड कर लेंगे, तब हमें मिलेगा सिग्मा f इंटू में x। ऐड करेंगे कितना होगा, 7 4 11, 11 9 20, 20 6 कितना होगा, 26, 26 के कितना होगा, 6 होगा। कैरी कितना आया, 2 आया। 2 और 4 कितना, 6, 6 2 8, 8 4 12, और 12 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने के लिए हमें इस चीज को हमें ऐड करना होगा। तो होगा हमारा सिग्मा एफ बराबर में, जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 4 2 कितना होगा, 6 होगा। 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा। 13 3 कितना होगा, 16, और 16 4 कितना होगा, 20 होगा। अब हम फॉर्मूला पर रख देंगे और आपका आंसर आने वाला है। क्या करेंगे, बार एक्स बराबर में कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 146 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर कितना है, 20 है। इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कैंसिल करो, 2 7 14, और 2 3 6, और 2 धाम में 20, यानी कि 73 बटे में कितना आया, 10 आया। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 10 7 70, पॉइंट लगाएंगे 30 होगा, 10 30, या ऐसे भी आप जान सकते हैं कि 10 लिखा गया है, 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 7.3 आया ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बराबर में 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर में 3 सेंटीमीटर, और AE इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। तो आपको AC की माप होगी, AC का वैल्यू बताना होगा। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो बना लेते हैं इजीली। ऐसे फिर ऐसे बना है, उसके बाद में इस चीज को हमने मिला दिया है, और यहाँ है A, फिर है B, उसके बाद में क्या है, C है। कह रहा है कि BC के समांतर आपका एक यहाँ पर रेखा खींचा गया है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है DE।
अब वैल्यू क्या दिया गया है भाई, ये है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमें एसी का वैल्यू बताना है, एसी का वैल्यू बताना है तो कैसे बताएंगे, अगर हमें एसी का वैल्यू निकालना है तो एई और ईसी को अगर जोड़ दें तब हमें एसी का वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई एसी जो है ना, एसी ये टोटल है और टोटल निकलेगा कैसे, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तब हमें एसी मिलेगा। तो ईसी निकालने के लिए हमें चलना होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में। आइए चलते हैं भाई, त्रिभुज वाले चैप्टर में क्या बताया गया था आपको, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को सीखने से पहले जो दिया गया है इसमें हम उसको लिख लेते हैं। क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको देखो बीसी के समांतर क्या दिया गया है, डी। तो इस चीज को लिख लो, बीसी समांतर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। जितना ये वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं। बताओ एडी बराबर में कितना है, तो बोलेंगे सर एडी बराबर में तो दिया गया है कितना 1.5 सेंटीमीटर। अगर डीबी की बात करते हैं या बीडी, एक ही बात हुआ, तो डीबी बराबर में कितना है, तो बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर। और कुछ दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया है। एई बराबर में कितना है, तो एई बराबर में कितना है 2 सेंटीमीटर। और लास्ट में जो आपको वैल्यू निकालना है, तो निकालना क्या है भाई, एसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। भाई इतना हमें दिया गया है, 2 भुजाएं भी दिया गया है, इधर भी है और उधर भी है। तो यहाँ पर 3 भुजा है मिला के, 1 2 3, इसको हमें वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, थेल्स प्रमेय से। भाई थेल्स प्रमेय क्या कहता है आइए देखते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई है, एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई है, तो उन भुजाओं का अनुपात है ना, जो उन भुजाओं का अनुपात है, एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका थेल्स प्रमेय होता है। क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है, तो एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका थेल्स प्रमेय होता है। तो वही चीज लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये पहली भुजा कितना होगा, एडी बटे में कितना होगा, तो बोलेंगे सर डी भी होगा, बराबर में क्या होगा एई, और बटे में कितना होगा ईसी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो कितना होगा, एडी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 1.5 है। डीबी का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर है। बराबर में एई का वैल्यू कितना है 2 है, और ईसी का वैल्यू हमें निकालना है। भाई दशमलव से यहाँ से कैंसिल करो, एक जीरो बढ़ाओ, 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसका इधर गुना करो कितना होगा, इसी बराबर में 2 दूना कितना होगा 4 होगा, जो कि इसी का वैल्यू है हमारा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें चाहिए एसी का वैल्यू। अब एसी का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अतः यहां से लिखेंगे एसी बराबर में क्या होगा, तो बोलेंगे सर एसी बराबर में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तभी हमें एसी मिलेगा। यानी कि एई प्लस में क्या होगा, ईसी होगा, एई प्लस में ईसी। अब यहां पर एसी बराबर में क्या होगा, एई का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर एई का वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू दिया गया है कितना 2, प्लस में ईसी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 4 है। यानी कि एसी बराबर में कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब। अब दोस्तों यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहां पर बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपके प्रत्येक सेट में देखने को मिलेगा और प्रत्येक वर्ष ये देखने को मिलेगा यह क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहां पर आपका 2 बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु है, वो बिंदु कौन कौन सा है देखते हैं। भाई बिंदु दिया गया है हमारे पास 2,3, उसके बाद में दिया गया है 4,1, ये बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपका जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर में होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर x1 y1 x2 y2 कुछ मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। अब इस चीज को भी मान सकते हैं x2 y2, इसको आप मान सकते हैं x1 y1। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, d बराबर में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में कितना 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर में क्या होगा
4 में से जब 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 छोटे में से बड़ी वाली वैल्यू घटाना है तो माइनस में आएगा कितना होगा माइनस में 2 का स्क्वायर। तो डी बराबर में कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी होगा हमारा 4। तो डी बराबर में क्या होगा 4 4 कितना होगा 8 होगा। अब 8 को हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। भाई 8 को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 2 से कैंसिल करो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी कि हम d बराबर में 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा पेयर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा है वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है आपको 2 2 को पेयर बनाना पड़ता है और घनमूल में क्या होता है आपको 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये इस चीज का हम पेयर बना लेंगे। जब पेयर बनाएंगे तो इस चीज को बाहर कर लेंगे, 2 बाहर आया और बेचारा 2 बच गया है तो रूट के अंदर में लिख दो, यानी कि डी बराबर में 2√2 जो मात्रक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा बी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है द्विघात समीकरण है 3x² माइनस में 12x प्लस में m बराबर में 0। कह रहा है कि मूल बराबर हैं। अभी जस्ट आपको मैंने बताया पीछे कि मूल बराबर होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था कि विविक्तकर जो होगा ना, यानी कि b² - 4ac ये बराबर किसके होगा 0 के होगा। तो यहां पर कह रहा है क्योंकि मूल समान है, मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर होगा तो क्या होगा b² - 4ac ये बराबर किसके होगा 0 के होगा। अब आपको a b और c का वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो बोलेंगे सर जो x² का गुणांक होता है ना वो होता है हमारा a बराबर में 3 और x का गुणांक जो होता है वो होता है हमारा b यानी कि माइनस में 12। आपको चिन्ह के साथ देखना होगा तो माइनस में 12 हुआ। और c का वैल्यू कितना होता है, c का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है m। अब आपको बेसिकली इसी पर पुट कर देना होगा, आपका आंसर आने वाला है। तो b के स्थान पर माइनस में 12 तो -12 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे सर 3 है और c का वैल्यू कितना बोलेंगे सर m है बराबर में 0। तो -12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144। क्यों भाई -12 है 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार लिखा गया है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया और 12 के स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 माइनस में 4 × 12 m बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो 144 को ऐसे रहने दो, ये माइनस में है उस तरफ लेकर जाओ, किस में होगा प्लस में होगा 12m, 12 से कैंसिल कर दो तो 12 आएगा, यानी कि m बराबर में कितना 12 आ गया, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। आइए देखते हैं। भाई आपका जो HCF दिया गया है, HCF 15 और 25 का, 15 और 25 का HCF दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कई तरीके हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, एक नंबर में रहेगा तो डायरेक्ट आप इसका एलसीएम निकाल दो। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्लास 10th में ही पढ़ा है कि एलसीएम गुना में HCF बराबर में फर्स्ट इंटू में सेकंड, यानी कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। पहली संख्या आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम गुना में बताओ HCF का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे सर 5 है, बराबर में पहली संख्या आप 15 मान लेते हैं, गुना में दूसरी संख्या कितना है 25 है। अब यहाँ से एलसीएम का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 15 गुना में 25 और ये गुना में है, इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में होगा। 5 × 15 तो एलसीएम बराबर क्या होगा 25 × कितना 75 हो जाएगा, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुना करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं करना है आपको ऐसा। अगर इसका गुना करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ही जा रहा है,
भाई ये यहां पर दिया गया है, इस चीज को उधर लेकर जाओ, कैंसिल कर दो इजीली, तब आपका जितना आएगा 75 आ गया। नहीं क्या करोगे आप, इसका गुना करोगे, गुना करने के बाद 5 से डिवाइड करोगे, तो थोड़ा सा टाइम आपका एक्सपेंड होगा। तो यहां पर जो आया हमारा 75 वो एकदम सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 1, -1, -3 डॉट 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 के लिए सार्वंतर होगा। आइए देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। आपका एपी दिया गया है, एपी यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, वहां से लिया गया है। ये एपी दिया गया है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डॉट 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 है, और यहां पर पूछ रहा है कि सार्वंतर क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। भाई ये चीज जो होती है ना, ये हमारी होती है ए मान सकते हैं आप, इसको A1 भी मान सकते हैं। ये जो होता है इसको A2 है, ये A3 है, A4 है। चूंकि हमें सार्वंतर चाहिए तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सार्वंतर यानी कि डी बराबर में क्या होता है, आप सार्वंतर अगर वो एपी में होगा, अगर यहां पर ये जो दिया गया है ये अगर एपी है, सही से समांतर श्रेणी दिया गया है श्रेणी, तब आप सार्वंतर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यहां पर जो पीछे वाली वैल्यू दिया गया होगा उसमें से आगे वाली वैल्यू को घटा देना है, ना कि इसमें से इसको घटाना है। आप चाहे यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, कहीं से करें, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। भाई ये इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या है, A2 है बोलेंगे सर, ये क्या है माइनस लगा करके A1 है। वैल्यू पुट करो क्या होगा, A2 का वैल्यू कितना 1, माइनस में A1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो D का मान कितना आया, 1 में से 2, 3 घटाएंगे कितना होगा माइनस में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। यहां पर वर्ग अंतराल बना हुआ है, यहां पर बारंबारता बना हुआ है, ऐसे यह है हमारा वर्ग अंतराल, यह है हमारे पास बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारे पास दिया गया है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से कितना है 25। बारंबारता दिया गया है 2, 7, 3, 10, 4। यहां पर हमें बताना है माध्यक वर्ग। इसमें और कोई भी कॉलम नहीं बनाना होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं माध्यक वर्ग। ध्यान से देखना कि वही आपका माध्यक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। कहने का मतलब यह है हमारा 2, यह है 7, यह है 3, यह है 10, यह है 4। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बोलेंगे सर सबसे बड़ी वैल्यू हमारा 10 है, तो इसी के सामने वाला हमारा क्या होगा, इसी के सामने वाला हमारा माध्यक वर्ग होगा। यानी कि 15 से 20 हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि tan a बराबर में 1 तो 2 sin a इंटू में cos a का मान होगा। आइए देखते हैं। भाई 12 नंबर है, कह रहा है कि tan a बराबर में 1 दिया गया है और पूछ रहा है हमसे 2 sin a इंटू में cos a का मान कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भाई आपको क्या करना होगा, बेसिकली tan a बराबर में क्या 1 को हम 1 by 1 लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको इसके लिए एक चित्र बनाना होगा जो कि मैं यहां पर बना देता हूं, समकोण त्रिभुज। यहां पर समझने वाली बातें ये है कि आपको इससे क्वेश्चन को अगर आसान करना है, तो मेरे द्वारा बताए गए बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर इसको बोलते हैं थीटा यानी कि कोण बोलते हैं। यहां पर ए दिया गया है तो बेसिकली आपको इधर ही ए रखना है,
इधर ही ए लिखना है, बाकी बी और सी कहीं पर भी लिखो। क्या यहां ए लिखने पर आपका आंसर नहीं आएगा? क्या यहां लिखने पर आपका आंसर नहीं आएगा? तो बोलेंगे सर यहां लिखेंगे तो आंसर तब भी आएगा। बट जानते हो क्या होगा? आपको ये करना होगा, अगर आप यहां पर ए लिखे ना तो आपका ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, और आप अगर यहां पर ए लिखे हैं तो आपका लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। ठीक है ना? अब यहां पर क्या करना होगा, ये चीजें tan है, 1/1 दिया गया है, तो एक चीज होता है फॉर्मूला जो कि सभी लोग इसका यूज करते हैं कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये भी बताते हैं। बाकी जो है इसको ऐसे भी पढ़ते हैं लाल बट्टी कक्का करके। ये जो होता है ये वो होता है साइन, ये होता है मेरा कोस, ये होता है मेरा टैन, ये होता है कॉट, सेक, कोसेक। अगर साइन पूछे तो बोलना है लंब बटे मीकरण, कोस पूछे तो आधार बटे मीकरण, टैन पूछेगा तो लंब बटे आधार, अगर कॉट पूछेगा तो आधार बटे लंब, सेक पूछेगा तो कर्ण बटे कितना होगा, आधार होगा, कोसेक पूछेगा तो क्या बताना है, कर्ण बटे लंब बताना है। ठीक है ना? अब आपको टैन बराबर में दिया गया है 1/1, यानी कि साइन कॉस टैन, तो लंब बटे आधार है कि नहीं, लंब बटे आधार है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू वो होगा हमारा क्या, लंब होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा हमारा आधार होगा। यहां पर अगर हमें तो लंब ये दिया गया है भाई, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है, कर्ण हमें निकालना है, तभी आप बता पाओगे। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे तीनों भुजाओं का मान? क्लास 6 में चलते हैं, आपने पढ़ा था वहां पर पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी का यूज करके हम यहां पर सॉल्व करते हैं। भाई लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी। जहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा उस चीज को आपको बीच में रखना होगा। ठीक है ना? त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूं कोण बी कैसा है, तो कोण बी 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण होता है। अब आपको यहां पर लगाना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर। बताओ, कर्ण नहीं दिया गया है तो ऐसे रखो, लंब दिया गया है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार है 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, तो कर्ण बराबर में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 1 + 1 2। कर्ण की वैल्यू यहां से निकालेंगे क्या होगा, इधर से स्क्वायर जाकर के बनेगा √2, यानी कि यहां पर इसका वैल्यू निकला हमारा √2। ठीक है? अब हमें निकालना जो है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। हमें निकालना है क्या, 2 sin a इंटू में cos a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 2 गुना में साइन, साइन देखो क्या है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब कितना है तो बोलेंगे सर लंब 1 है, कर्ण कितना है तो बोलेंगे सर √2 है। ये होता है हमारा लंब, ये लंब होता है, ये आधार होता है, आधार, और ये क्या है, ये है हमारा कर्ण है। ठीक है ना? अब लंब बटे आधार कर दिया, गुना में कोस में देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है √2 है। अब 2 गुना में 1 का जब 1 से हम गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा, √2 मिलकर के कितना होगा 2 होगा। कैसे आइए देखते हैं। भाई √2 है, गुना में √2 है, इसको एक साथ करेंगे कितना होगा 2 गुना में 2, तो वर्गमूल में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, यानी कि यहाँ 2 आया है, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो आपका जो 1 आया ना, 1 हमारे प्रश्न का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी करेक्ट आंसर होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। यहां पर आपको एक वृत्त बनाना होगा, एक वृत्त हमने बना लिया, ठीक है, जिसका केंद्र मैंने O मान लिया। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहां पर हम एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, कोई बिंदु Q है, इसकी जो लंबाई दिया गया है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, यानी कि O से Q तक की दूरी कितना है, तो O से Q तक की दूरी दिया गया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, त्रिज्या तो यही है ना बेसिकली हमारा, ये थोड़ी है त्रिज्या, ये तो बाहर जा रहा है, गोला से बाहर, वृत्त से बाहर जा रहा है, तो त्रिज्या हमारा ये होगा। त्रिज्या क्या होती है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर बोलते हैं यानी कि केंद्र बोलते हैं। तो जो सेंटर और ये सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को तो हम रेडियस बोलते हैं यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं त्रिज्या, इसी के वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर O है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर हम P मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालना होगा भाई, ये चीजें मालूम है, ये चीजें मालूम है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं क्या आधार, ये बना है लंब। तो किसमें कौन सा संबंध होता है हमारा, तो बोलेंगे सर संबंध जो होता है हमारा वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। आइए लगाते हैं भाई, यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। OQ बराबर में कितना है, तो OQ बराबर में 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर में कितना है, तो PQ बराबर में 24 सेंटीमीटर। और हमें OP का मान निकालना है, OP यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, भाई कोण Q की बात करते हैं, कोण P की बात करते हैं, तो कोण P कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर ये बना है, त्रिभुज बना है, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, ये यहाँ पर कोई कोण थीटा है, तो सदैव ध्यान देना कि जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होगी। और यहाँ पर जो थीटा दिया गया होगा, जैसे ऐसे लिखा है साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी, ऐसे लिखा गया होगा, तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने की सदैव भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये चीज ध्यान देना होगा आपको। जैसे यहाँ पर साइन ए है, मान लो साइन ए है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ABC, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये होगी हमारी लंब, ये क्या होगी, आधार होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। अगर ये चीज ऐसे बना है, ऐसे ए हमने यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, ये कोण हमने माना है थीटा, तो ये तो समकोण है ही 90 डिग्री। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर साइन ए है तब, तो ए है, इसके सामने की भुजा ये जो होगी ना, इसको बोलेंगे हम लंब, ये क्या होगी, आधार, और कर्ण तो सेम ही रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, ये इतना दिया गया है, यहाँ पर लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है, तो बोलेंगे सर 25, 25 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, नहीं मालूम है, उसी को तो निकालना है। OP का स्क्वायर प्लस में, भाई OP तो ही दिया गया है ना, और आधार कितना है, तो बोलेंगे सर 24 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होता है, बराबर में OP का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस में 576 बराबर में OP का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 15 में से 6 गया 9, और 11 बचा, 11 में से 7 गया कितना 4, 5 में से 5 गया 0, ये बराबर में OP का स्क्वायर। OP का वैल्यू यहां से निकालेंगे, स्क्वायर आकर के अंडर रूट लगेगा, यानी कि 49 होगा। तो OP बराबर में कितना होगा, 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है, जो कि हमारा त्रिज्या होगा। अतः त्रिज्या की बात कर रहा था, तो त्रिज्या वही चीज है, यहां पर लिख देंगे त्रिज्या OP बराबर में क्या होगा, तो बोलेंगे सर 7 सेंटीमीटर होगा हमारे प्रश्न का जवाब। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मीनार की ऊंचाई
20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर एक मीनार दिया गया है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मीनार, ठीक है ना। ये मीनार का नाम देता हूँ AB, ये हमारा क्या है, मीनार है, मीनार। ये जो मीनार है वो दिया गया है कितना, 20 मीटर है, 20 मीटर। इस मीनार कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, यानी कि मीनार की छाया की लंबाई। तो ये बताओ छाया यहां से बनता है कि छाया ये बनता है। तो जहां पर हम खड़े होते हैं वो आधार से ही तो छाया बनता है ना। तो यानी कि ये मीनार खड़ा है तो यहां से हमारा छाया बनेगा। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है 20√3 मीटर। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसको यहां से मिला दो, यहां पर हम पॉइंट मान लेते हैं C। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण का मान होगा, यानी कि थीटा पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं भाई। आपको यहां पर क्या करना होगा, ये हमारा क्या होता है इस कंडीशन में जहां पर समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर ये चीज होता है हमारा क्या, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। तो यहां पर त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो कितना होगा भाई, त्रिभुज ABC में भाई कोण भी कितना होगा, कोण भी है हमारे पास कितना, 90 डिग्री है। ये चीजें हुआ हमारा लंब, ये क्या हुआ, आधार। तो आपने ये जानते हैं ना लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। तो ये लंब और आधार का संबंध कहाँ है, तो बोलेंगे सर लंब और आधार का संबंध तो यहाँ है tan वाले में। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसका यहाँ पर भुजाएं दिया गया होगा। अगर लंब और आधार दिया गया है तो लंब और आधार वाला लगाएंगे, अगर लंब और कर्ण वाला दिया गया है तो आपको साइन लगाना है, आधार और कर्ण वाला दिया गया होगा तो कॉस लगाना है। अगर आपको कर्ण और आधार कर्ण हो या कर्ण आधार हो तो आप कॉस भी लगा सकते हैं और सेक भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आधार दिया गया है, लंब भी दिया गया है, तो आप दोनों लगा सकते हैं, चाहे आप tan लगाओ चाहे आप क्या लगाओ, cot लगाओ। तो यहाँ पर हम tan का यूज करेंगे, tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में, तो बोलेंगे सर आधार। अब tan थीटा बराबर में लंब कितना है, तो बोलेंगे सर लंब तो हमारे पास 20 है, आधार कितना है, तो बोलेंगे सर आधार तो हमारे पास 20√3 है। अब क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 1 आया, तो tan थीटा बराबर में कितना आया, 1/√3, यानी कि tan थीटा बराबर में कितना होगा, ये tan कितने अंश की वैल्यू है, तो tan 30 अंश का वैल्यू है। tan से tan हमारा कैंसिल होगा, जो थीटा का वैल्यू आया कितना आया, 30 अंश आया, जो कि हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा, एक वृत्त। मैं आप लोगों को थोड़ा चीजें बता देता हूं कि यहां पर ये केंद्र होता है, ये होता है हमारा त्रिज्या, ये भी क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या के द्वारा यहां पर काटा गया खंड हो, ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये हमारा छोटा है तो ये लघु त्रिज्यखंड होता है, ये इतना पोर्शन जो होता है ये भी त्रिज्या के द्वारा काटा गया है, ऊपर वाला भाग ये बड़ा है, इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये होगा क्या हमारा लघु त्रिज्यखंड, ये क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। एक ऐसे भी होता है हमारा, ये इसको बोलते हैं हम जीवा, और अगर बीच से जाएगा तो उसको बोलते हैं व्यास। तो अगर जीवा और व्यास के द्वारा काटा गया खंड है तो उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। इसमें भी होगा, ये छोटा है हमारा यानी कि लघु वृत्तखंड, ये वाला पोर्शन बड़ा है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो इन चीजों को फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि ये रेडियस का वैल्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। आगे कह रहा है वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी कि ये जो चाप है ना इस पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो यहां पर हम O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, OAB। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर ध्यान से लिखेंगे, सबसे पहले जो त्रिज्या दिया गया है लिख लेंगे, त्रिज्या R बराबर में कितना है, तो बोलेंगे सर R बराबर में 14 सेंटीमीटर है।
और थीटा का मान कितना है, कोण 30 अंश दिया गया है। अब आपको निकालना है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है ना, वो फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे में पाई r स्क्वायर। ये चीजें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर इसका यूज करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है 30 अंश बटे में 360 गुणे में पाई का मान 22/7 रखो और r यानी कि r स्क्वायर 14 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुणे में 14। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो आएगा 12, 7 से काटो 7 दूना कितना होगा 14 होगा। तो ऊपर क्या बचा है, इसको भी कैंसिल कर दो, 2 6 12, इसको कैंसिल करो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी कि 11 गुना में कितना 14 बटे में कितना होगा 3 होगा। सॉल्व करेंगे कितना होगा 11 चौक 44, 11 1 कम 11 और 11 4 कितना 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है, बहुत इजी क्वेश्चन ये तो है। जोकर टोपी का आकार, जोकर टोपी का आकार, तो जोकर टोपी आपने देखा होगा, जो जोकर टोपी होता है वो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बना होता है जोकर टोपी। तो बताओ ये किस आकार का होता है, तो बोलेंगे सर ये तो शंक्वाकार होता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा शंक्वाकार, शंक्वाकार। उसके बाद में कल्पित माध्य विधि, क्वेश्चन नंबर 17 है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का जो सरलीकृत रूप होता है, यानी कि सरल रूप होता है, मैंने आपको समांतर माध्य का 3 विधियां बताया है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा क्या होता है हमारा पग विचलन विधि। तो 2 तो दिया गया है, आपको सरल वाली पूछ रहा है, तो सरल वाली क्या होगा, सरल वाली होगा हमारा क्या प्रत्यक्ष विधि तो होगा, प्रत्यक्ष विधि ही तो होगा, प्रत्यक्ष विधि। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। बहुत इजी प्रश्न है, आइए देखते हैं। कुछ प्रेक्षणों का माध्य, भाई माध्य दिया गया है हमारे पास, माध्य है कितना, तो बोलेंगे सर माध्य दिया गया है कितना, तो माध्य दिया गया है 15 और माध्यिका कितना है, तो बोलेंगे सर माध्यिका कितना है, माध्यिका है हमारे पास 24। ये प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना। यहां से बहुलक निकालना है हमें, बहुलक। तो बहुलक बराबर में एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 गुणा में माध्य, 3 गुणे में माध्यिका माइनस में 2 गुणे में माध्य, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट रख लो भाई, 3 गुणा में माध्यिका कितना है, तो बोलेंगे सर 24 है, माइनस में 2 गुणा में माध्य कितना है, तो बोलेंगे सर 15 है, 24 या 72, माइनस में 15 दूना 30, घटाएंगे कितना होगा 2 और ये 4 आया, यानी कि 42 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यानी कि 19 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, कह रहा है कि यह प्रायिकता से प्रश्न लिया गया है। पासा यानी कि पासा बनता है, आप लोगों को गोटियां देखा होगा, वही पासा है। उसको आप फेंकेंगे तो क्या क्या चीजें होता है, ध्यान से देखना भाई। जो यहां पर हमारा सैंपल स्पेस होगा S इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, पासे को फेंकोगे आप तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है,
6 भी आ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि सम आता है। यदि क्या आता है दोस्तों, सम संख्या आती है तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यस बराबर इतना दिया गया है, यानी कि अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जो घटना होगी कितनी होगी, 6 होगी। 6 बार तो लिखा गया है तो 6 ही होगी। अब आपको सम संख्या प्राप्त करना है तो यहां पर हम लिखते हैं प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि P फॉर प्रायिकता, एक सम संख्या हो, एक सम संख्या प्राप्त हो, सम संख्या। तो सम संख्या क्या करेंगे भाई, प्रायिकता बराबर में होता है क्या, प्रायिकता बराबर में अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। अनुकूल घटना क्या होता है, जो घटना हमारी घट चुकी है। कुल घटना क्या होता है, जो घटना घट चुकी है और प्लस जो घटना नहीं घटी है उन दोनों का योग। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पर, एक संख्या। तो टोटल कितना है, तो बोलेंगे सर 6 है। सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या, एक सम संख्या कह रहा है, एक संख्या, एक अगर सम संख्या कह रहा है तो आपको केवल एक ही नहीं लेना है, जितने भी आपका सम संख्या होगा सभी को लेना है। तो बताओ कितना सम संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 सम संख्या है तो यहां पर लिख देंगे 3। तो 3 बटे 6 यानी कि कैंसिल करेंगे हम तो क्या आएगा 1 बटा 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी, यानी कि बेगम। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि 52 पत्तों को फेंटा गया है। आइए देखते हैं 52 पत्तों को फेंटते हैं ताश। तो यह हम जानते हैं कि जो यनियस होगा ना, यनियस यानी कि टोटल जो पत्तों की संख्या होगी वो होती है हमारी 52। भाई 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, ये 52 पत्ते तो होते हैं, ये जो 52 पत्ते हैं ना, इन 52 में क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे। 52 पत्ते में पहले होता है हमारा पान, फिर होता है हमारा ईंट, फिर होता है हमारा क्या हुकुम, उसके बाद में क्या होता है चिड़ी होता है। ये हमारा 13 पत्ता होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। अब देखिए पान खाने के बाद कैसा रंग, लाल रंग, ईंट कैसा रंग, लाल होता है। तो इन दोनों को कहते हैं 13 13 कितना 26, ये लाल होते हैं, लाल पत्ते। कैसे पत्ते होते हैं, लाल पत्ते होते हैं। हुकुम और चिड़ी ये 26 जो होंगे इसको हम बोलेंगे काले पत्ते। कैसे पत्ते, काले पत्ते होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हुआ। अब ये जो पान का 13 हुआ, ईंट का 13 हुआ, हुकुम का 13 हुआ, चिड़ी का 13 हुआ। आइए देखते हैं कि पान का जो 13 होगा क्या क्या नाम होगा। पहले को बोलते हैं हम इक्का, क्या बोलते हैं इक्का, फिर दुग्गी होगी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सतगी, आठगी, फिर 9 को बोलते हैं नहला, क्या बोलते हैं नहला, फिर उसके बाद में 10 को बोलते हैं दहला, दहला, और उसके बाद में आपको याद करना है बादशाह, बादशाह, बेगम, बादशाह बेगम, गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, ये चीजें होती हैं। ये जो होती हैं बादशाह बेगम गुलाम, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड, यानी कि चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते। तो आप यहां पर ये देखा कि जो पान है ना, पान में बादशाह बेगम गुलाम चेहरे वाले पत्ते 3 हैं। तो अगर ओवरऑल हम पूछे कि टोटल 52 पत्तों में कितने चेहरे वाले पत्ते होते हैं तो आपको बताना है 3 यहां से निकला, 3 यहीं से निकलेगा, 3 यहां से, 3 यहां से, यानी कि ओवरऑल कितना होगा 12 पत्ते होंगे हमारे जो चेहरे वाले पत्ते होंगे फेस कार्ड। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। ये जो बेगम है इनको हम रानी बोलते हैं, और जो बादशाह है इनको बोलते हैं राजा। ठीक है ना, गुलाम तो है ही। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ये टोटल पत्ते कितने हैं 52 हैं। उसके बाद में कह रहा है कि रानी होने की प्रायिकता, एक पत्ते की रानी होने की प्रायिकता, जो पत्ता निकाला जाता है वो रानी है, यानी कि प्रायिकता में निकालना है रानी होने की, रानी होने की, रानी होने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 52 है। अब आपको देखना है कि रानी कितना होंगी। भाई 13 में कितनी रानी है, 13 नंबर में, इस 13 वाले पत्ते में पान में कितने हैं, एक ही रानी है। इसमें भी कितनी होंगी, एक ही रानी होंगी। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा।
इसमें भी रानी एक ही होंगी और इसमें भी एक ही होंगी, यानी कि कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। कैंसिल करेंगे कितना होगा, 4 एकम 4, उसके बाद में 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/13, जो कि ऑप्शन बी हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों हमने ये बहुविकल्पियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, जानदार शानदार तरीके से बताया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम आगे जब सॉल्व करेंगे यानी कि खंड बा को, तो उसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे ऐसे ही वीडियो का, धमाकेदार वीडियो का आनंद उठा सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।